चलिए अब देखिए, देखिए यहां तक जो भी चीजें होंगी ना, थर्ड स्टेप मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन्स। मैं चाहूं तो एक अगला स्टेप और बोल सकता हूं कि कंटिन्यूटी ऑफ न्यू स्ट्रेन्स, लेकिन वो बात वही हो गया यार, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन्स में ही कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, पहले आप समझे कि अभी तक क्या हुआ है। याद कीजिए, मैं ये वाला बार बार फॉर्क लेके चल रहा हूँ, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, पता है आपको। मैंने एनसीईआरटी वाला फॉर्क लिया है, तो यहाँ पे 3 डैश और यहाँ पे 5 डैश, और अगर यहाँ पे 5 डैश तो यहाँ पे 3 डैश, और अगर यहाँ पे 3 डैश तो यहाँ पे 5 डैश। ये बात मैंने आपको सिखाया। अब आप गौर कीजिए, मैंने कहा कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर बना था, याद कीजिए, और यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर बना था। अच्छा, अभी इस समय यहाँ पर कौन एंजाइम था, हेलिकेज। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम कौन से थे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और आगे बढ़ता जा रहा था कौन, टोपोआइसोमरेज, प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेज। ठीक है, वो सब आपको पता है। जो ये आरएनए प्राइमर बना है उसका भी डायरेक्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, 5 डैश टू 3 डैश, है ना। और ये भी, अच्छा यहाँ पे अगर 5 डैश है तो यहाँ पे कहीं एंड पर 3 डैश रहा होगा, तो यहाँ पे ये प्राइमर का डायरेक्शन रहा होगा 5 डैश टू 3 डैश, लीजिए। और अगर यहाँ पे 3 डैश है तो यहाँ पे कहीं हेलिक्स के जहां तक खुला है वहां तक 5 डैश कहीं रहा होगा। ये सब मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने क्या किया, चेन को कंटिन्यू कर दिया भाई। लो मैं अब चेन को कंटिन्यू करता हुआ दिखा देता हूँ। ये लो, ये मैं पिंक वाला चेन दिखा रहा हूँ कि चेन कंटिन्यू होती जा रही है। मैंने क्या कहा था, याद करो कि यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोटाइड है, उसका अपना बेस पेयर है, और मैंने यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड बोला। इसमें भी ऐसा ही है भाई, लो इसमें अपना भाई न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का अपना नाइट्रोजनस बेस है कुछ, और लो भाई यहाँ है। अच्छा, इसमें यहाँ और होंगे कुछ, लास्ट तक होंगे, इसके इसके कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग होंगे ना जी। तो भाई ये सब मैंने आपको सिखा दिया था पहले। अब मैंने क्या कहा कि जो आया कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसने क्या किया, एक एक पॉलीमरेज मतलब कि एक एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ला के सामने सामने क्या किया भाई, आपको मैंने बताया अभी। लाके उसने दो काम किया है। एक तो क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाया है, और एक क्या किया, लो हाइड्रोजन बॉन्ड बनवा दूं मैं यहाँ पे। लो ये मैंने कहा कि दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, किस कलर से बनाऊं, लो किस कलर से बनाऊं, लो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कितने होंगे वो आपको पता है, अगर ए और टी रहा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी रहा तो 3 हाइड्रोजन। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड हुए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो क्या हुआ कि पर्टिकुलर जगह पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्टेबल हो गया, और फिर वो सारे को एक एट अ सेम टाइम जोड़ते चला गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, तो नए स्ट्रैंड का लेंथ बढ़ता चला गया, फाइनली ये कंटिन्यू हो गया। एट अ सेम टाइम इधर ये वाला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने भी यही काम किया होगा, यहाँ पे लाया होगा, यहाँ पे लाया होगा क्या उसने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। हालांकि ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं, वो आपको पता है लास्टली फिर क्या होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपको पता है। लो यहाँ पे बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, उससे पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुका था, ध्यान रहे, उससे पहले, लेकिन किसने कराया था, आरएनए पॉलीमरेज ने कराया था। ठीक है, जो भी था, चलो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, उसके पहले भी फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड से ही जुड़े थे ये सब आपस में। कौन, किसने कराया था, आरएनए प्राइमेज ने, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये सारे फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहां तक पहुंच गया। तो ये तो क्या हुआ भाई, डीएनए का नया चेन बन गया। ये क्या है, आरएनए प्राइमर है, दिस इज आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर इस वाले स्टैंड में भी है, और आरएनए प्राइमर यहाँ पे भी है। लो आरएनए प्राइमर, ठीक है, दिस इज आरएनए प्राइमर। मैंने कहा चेन नया बना है, देखो यहाँ पे, यहां से यहां बना है। डीएनए का चेन अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां बना है। ठीक है सर जी, इस वाले में कहां से कहां बना है एक बार देखो, यहां से यहां बना है। ठीक है, अच्छा अगर आप गौर करोगे तो डायरेक्शन में अगर बात करूं, यहाँ पे 3 डैश एंड है, तो यहाँ पे 5 डैश एंड से बनना स्टार्ट हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, उसी का ना फॉस्फेट इसके साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ जाके 3 डैश एंड पे टर्मिनेट हो गया होगा, उसका 3 डैश फ्री रहा होगा। ठीक है, तो ये गुलाबी वाले का डायरेक्शन क्या, 5 डैश टू 3 डैश। अच्छा, इस गुलाबी वाले का भी देखो, ये गुलाबी वाला बेसिकली कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, मैं 1 मिनट बताऊं, मिस्टेक हो गया मेरे से। ये गुलाबी वाला यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे 3 डैश एंड खत्म हुआ था आरएनए प्राइमर का, तो यहाँ पे कहीं 5 डैश एंड स्टार्ट हुआ होगा, और यहाँ पे 3 डैश एंड बच गया होगा। तो ये वाला जो, ये आप क्या देख रहे हो, ये न्यू स्ट्रैंड है भाई, अरे ये न्यू स्ट्रैंड है
है ना, ये न्यू स्ट्रैंड है भाई, ये भी न्यू स्ट्रैंड है, ये भी न्यू स्ट्रैंड है। और अब गौर करो, न्यू स्ट्रैंड के बनने का डायरेक्शन हमेशा 5-2-3- ही है। अगर आप गौर करोगे तो उसका डायरेक्शन तो 5-2-3 ही है। यही बात कल मैं आपको समझा रहा था कि न्यू स्ट्रैंड जिस डायरेक्शन में बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं इस टेम्पलेट की बात करूं और इस टेम्पलेट की बात करूं, दोनों टेम्पलेट है भाई, दोनों ही टेम्पलेट है, क्योंकि दोनों से ही कुछ नया यहाँ बन रहा है। और नया क्या है? डीएनए का नया मॉलिक्यूल, डीएनए का नया चेन, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टेम्पलेट है, अगर मैं फॉर्मेशन के डायरेक्शन में बात करूं तो मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या आएगा? देखो आप ऐसे जाओ तो 3-5 स्ट्रैंड आएगा, आया ना जी। अच्छा, इसमें फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बात करूं तो फॉर्मेशन का डायरेक्शन ये रहा, एरो देखो आप, गुलाबी वाला एरो देखो, तो उसमें भी डायरेक्शन आपका यही आएगा, मतलब उसमें भी डायरेक्शन आपका क्या आएगा? 3-5 ही आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि दोनों टेम्पलेट 3-5 होने चाहिए अगर नया स्ट्रैंड बनाना है 5-3 में। लेकिन अभी अनवाइंडिंग रुका नहीं है। अगर मैं आपको अनवाइंडिंग का डायरेक्शन यहाँ पे बताना चाहूँ ना, तो मैं इस कलर से बताता हूँ अनवाइंडिंग का डायरेक्शन। देखो यहाँ गौर से, हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। देखो अनवाइंडिंग होता ही जा रहा है, ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है, गौर कर पा रहे हो? ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है। मैं साइड में बना दूं क्या, इधर कोने में, लो, ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है। और मैंने आपको कल सिखाया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा ये रेप्लिकेशन फोर्क का ये वाला पोर्शन आउटर पोर्शन है, याद है? मैंने कहा था मैंने कि ये रेप्लिकेशन फोर्क का आउटर पोर्शन है, और इधर अंदर की तरफ यहां तक जो पहुंचा अभी वहां खुला नहीं है, ध्यान देना, सुनो एक बार, गलत बता दिया मैं, यहीं तक खुला है अभी, यहीं तक खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो यहाँ पर उसका इनर पोर्शन है, इनर पार्ट ऑफ फोर्क, इनर पार्ट ऑफ फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क का इनर पार्ट, और यहाँ पे आउटर पार्ट ऑफ फोर्क। अरे ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो ये रहा आपका अनवाइंडिंग का डायरेक्शन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, कहा? आउटर टू इनर, डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। तो अगर आप अनवाइंडिंग के अकॉर्डिंग इस वाले टेम्पलेट का डायरेक्शन बात करोगे, देखो यहाँ आप ये 3-5 डायरेक्शन बताए किसके अकॉर्डिंग? न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन जो जिस डायरेक्शन में बन रहा है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही टेम्पलेट का डायरेक्शन 3-5 आया। लेकिन अगर आप अनवाइंडिंग के हिसाब से बात करोगे तो आप अनवाइंडिंग के हिसाब से बात करो, इस एरो में जाओ, इस ये तो किस कलर का है? बैगनी कलर, बैगनी कलर के एरो में जाओ, तो इसमें ऐसे जाओ, तो इसका डायरेक्शन आएगा आपका, क्या आएगा बताओ देख के? 5-3 आएगा। क्या आएगा? 5-3 आएगा टेम्पलेट। अच्छा, इसमें जो ऐसे इसका 3-5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका 3-5 ही आएगा। यहाँ पे गुलाबी कलर क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन डायरेक्शन। और बैगनी कलर क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट, ये बैगनी कलर, ये वाला, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू अनवाइंडिंग डायरेक्शन। कितनों को समझ में आया? फिर से मैंने जो वो आपसे कल बताया था आज फिर बताया। हाँ, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो मैं फिर कह रहा हूं, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? टेम्पलेट इज ऑलवेज 3-5। क्वेश्चन में अगर वो नहीं लिखा कि आपको किस बेसिस पे बात करना है टेम्पलेट का, 3-5 बता देना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी यही डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो आप वही वाला बताना, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम बेसिस क्या मानते हैं? वही डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड का जो होता है उसके बेसिस पे टेम्पलेट का डायरेक्शन 3-5 होता है। तो वहां पे एक ही टेम्पलेट होता है। मैं आपको दोबारा ट्रांसक्रिप्शन में बात बताऊंगा भी, सही, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि भाई अनवाइंडिंग रुका नहीं है, ठीक है, सही बात है, ये वाला हेलिक्स अभी बाइंडेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। अनवाइंडिंग रुका नहीं है। अच्छा, जितना टेम्पलेट का मतलब कि जितना बन गया है, देखो यहाँ पे ये वाला 3-5 था ना जी, ये वाला 3-5 इधर से इधर था। तो जितना डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया वो हटेगा थोड़ी ना, वो तो बन गया। ये लो, यहाँ बना था, इसमें यहां से बनना स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ से गौर से, अरे बनना स्टार्ट हुआ था ना, तो लो उसमें चेन आगे कंटिन्यू हो गया। अच्छा, अभी आपने ही कहा यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहा? 5 रहा है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहा था? 3। अरे रहा था ना, रहा था। अभी आपने कहा कि सर चेन का कंटिन्यूटी तो होगा ही होगा, और हो गया सर, होगा क्या? हो गया। कैसे हुआ सर जी? तो ऐसे हुआ, देखिए इसमें यहाँ तक डायरेक्शन कंटिन्यू हो गया था, और इसमें यहाँ तक कंटिन्यू हो गया था। अरे हुआ था ना अभी? तो वहाँ 5 हो गए। कहाँ पे? वहीं दूसरे फॉर्क में ऊपर से जो हो रहा है सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड का। 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ।
यहाँ 5 है तो यहाँ जहाँ 3 रहा होगा, हाँ सही पकड़ा है, सॉरी यहाँ पे 5 डैश रहा होगा, सही पकड़ा है, ठीक है। अच्छा इसका यहाँ पे क्या रहा होगा, 3 है तो यहाँ पे 5 डैश रहा होगा, उधर से सेम चेप देना है, ठीक है। हाँ अब आप पिंक वाले का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे कहीं 3 डैश आरएनए प्राइमर का रहा होगा और पिंक वाला यहाँ पे कहीं पे 5 डैश से स्टार्ट हुआ होगा, बिल्कुल स्टार्ट हुआ होगा, और ये जाके 3 डैश पे कहीं खत्म हो गया होगा। प्राइमर का डायरेक्शन 3 to 5 डैश यहाँ तक रहा होगा, और ये डीएनए यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा 5 डैश से और यहाँ जाके 3 डैश पे खत्म हो गया होगा। यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया है, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, ये सब तो आपको पता ही है। अच्छा एक बात ध्यान रहे, ये धीरे धीरे इधर हेलिक्स के फॉर्म में बनता जा रहा है, ध्यान रहिए, इससे ऐसे सीधी के ऐसे जैसा, मतलब कि ऐसा नहीं होता स्टेट, ये धीरे धीरे इधर हेलिक्स बनना स्टार्ट हो जाता है, अपना हेलिक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये ऐसे नहीं रहता, ये इधर हेलिक्स बनाना अपना स्टार्ट कर देता है एट अ टाइम, उसी टाइम वो अपना हेलिक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। अब देखो समस्या क्या है, तब तक इसने अपना काम आगे बढ़ा लिया, किसने, गौर करना इधर, किसने बढ़ा लिया, अनवाइंडिंग ने अपना काम आगे बढ़ा लिया, वो यहां तक पहुंच गया। हाँ अनवाइंडिंग अपना काम बढ़ा लिया, ये आउटर था अनवाइंडिंग का, ये आउटर फॉर्क था, और ये इनर पार्ट था अनवाइंडिंग का, तो वो वहां तक बढ़ गया। तो वहां तक बढ़ गया तो क्या फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे चेन बनाना, नहीं ना, ठीक है। अब देखो क्या बात आएगी, अनवाइंडिंग कंटिन्यू हुआ, बातें वहां तक पहुंच गई। अब देखो आपके सामने कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है सर? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अभी कहाँ होगा पता है, एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे फंसा होगा सर, जो यहाँ तक पहुंच गया है सर, ठीक है, और एक तो सर यहाँ पहुंच गया होगा, वो तो किनारे पे पहुंच गया सर, तो अब तो वो कहाँ जाएगा, अब तो कहीं नहीं जाएगा सर। अगर अब चेन को कंटिन्यू करना है तो सर इस वाले में चेन कंटिन्यू हो जाएगा, कुछ गुंजाइश तो दिख रहा है सर, लेकिन सर इसमें यहाँ कैसे होगा सर जी? कितने लोग समझ गए क्या कॉम्प्लिकेशन आया है? कितने लोग समझ गए? कॉम्प्लिकेशन आ गया भाई, क्योंकि अनवाइंडिंग एक का टाइम होता नहीं है ना। अच्छा कोई आपसे पूछे अनवाइंडिंग एट अ टाइम क्यों नहीं होता है सेल के अंदर, तो आप बोलोगे एंटायर डीएनए के लेंथ को एक साथ तोड़ने के लिए, क्योंकि एच बॉन्ड टूटते हैं ना अनवाइंडिंग में, तो एंटायर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक साथ खोलने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहां बॉन्ड तोड़ना है, तो तोड़ने के पहले एनर्जी दोगे तब बॉन्ड, जब बॉन्ड टूट जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एट अ टाइम उतना एनर्जी सेल के पास नहीं होता कि वो एंटायर लेंथ को तोड़ दे, नहीं होता है। एच बॉन्ड तोड़ना है ठीक है, वीक बॉन्ड है, लेकिन डीएनए इतना लंबा लंबा होता है ना सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, कि एट अ टाइम आप सारे एच बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। अच्छा अगर आप इसका वेट करोगे कि चलो ठीक है एक बार थोड़ा थोड़ा एनर्जी लाके सारे डीएनए को दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं और तब जाकर नया स्ट्रैंड बनाएंगे, तब तक आप उधर तोड़ते जाओ, इधर फिर से जुड़ते जाएंगे। समझ रहे हो क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाला है सेल के अंदर? अगर सेल ऐसा कोशिश करे कि नहीं एक बार में पहले थोड़ा सा एनर्जी लगा के पूरा स्ट्रैंड खोल लेते हैं तब साथ फिर तब अलग से बनाएंगे, तब तक में उधर आप खोलते जाओगे इधर जुड़ते जाएगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी तो आगे बढ़ रहा है ना जी। आप देखो ना वो भी तो आगे बढ़ रहा है ना, लोग यहाँ पहुंच चुका है, देखो यहाँ पे ये हेलिकेज रहा आपका, अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पहुंच चुका है, जहां पे बाइंड होने की संभावना थी वो यहाँ पहुंच चुका है, और हेलिकेज वो ट्रोपोआइसोमेरेज यहाँ पहुंच चुका है, तो वो भी तो आगे बढ़ता जा रहा है ना डीएनए के ओल्डर स्ट्रैंड में। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पूरा खोल लोगे फिर एक बार में पूरा बनाओगे, ऐसा नहीं है, सेम टाइम में चलता है सब कुछ। तो अब थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एनसीईआरटी ने खुद भी लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन जैसे जैसे फॉर्क में आउटर टू इनर बढ़ता जाता है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ, देखो जो टेम्पलेट 3 to 5 डायरेक्शन में है, जो टेम्पलेट 3 to 5 डायरेक्शन में, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 होता है, अगर मैं बेसिस बात करूं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, तब तो दोनों ही टेम्पलेट 3 to 5 है। लेकिन अगर मुझे टेम्पलेट को डिफ्रेंशिएट करके बताना है और बोलना है या लिखना है, तो क्या आप दोनों का डायरेक्शन सेम लिखोगे? अगर मैंने पहले बोल दिया कि नहीं मुझे डिफ्रेंशिएट करके दोनों टेम्पलेट के बारे में बात करना, तो सेम डायरेक्शन तो बोल के बात नहीं करोगे ना, अरे बोलो सेम। मैंने कहा मैंने पहले ही शर्त रख दिया ना कि नहीं मुझे दोनों टेम्पलेट को डिफ्रेंशिएट करके बात करना जब भी करना, तो आप 3 to 5 दोनों में बोलोगे तो डिफ्रेंशिएट कहाँ हो रहा है, एक तो 3 to 5 बोलोगे और एक तो 5 to 3 बोलोगे, तो मैं समझ जाऊंगा डिफ्रेंशिएट हो गया है। और जैसे ही आप दोनों डायरेक्शन का मतलब दोनों टेम्पलेट का डायरेक्शन अलग अलग बोलने लगोगे तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि आप बेसिस क्या मान रहे हो अनवाइंडिंग के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। कितने लोग समझ पाए मैंने क्या बोला? कितने लोग समझ पाए मैंने क्या बोला?
ज्योति समझ लिए? अब बस, तो बस वही बात है कि जब मैं बोल रहा हूं कि नहीं मुझे दोनों टेम्पलेट के बारे में डिफरेंशिएट करके बात करो जब भी करो, तो आप दोनों के बारे में 3 to 5 मत बोलना यार, पागल बोलेंगे लोग। डिफरेंशिएट कहाँ हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं फिर तो दोनों का डायरेक्शन। हाँ तो मैं कह रहा हूँ वो टेम्पलेट जिसका डायरेक्शन 3 to 5 है और वो टेम्पलेट जिसका डायरेक्शन 5 to 3 है, मतलब आप समझ चुके होंगे अनवाइंडिंग के डायरेक्शन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट के डायरेक्शन। ठीक है, तो जो टेम्पलेट 3 to 5 वाला है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। क्यों नहीं आती? अब देखो ना, वहां पे 3 days एंड फ्री है ना, खुल गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वही काम न्यूक्लियोटाइड को पहचानेगा, न्यूक्लियोटाइड को पहचानते जाएगा, सामने बेस पेयर लिंक लाते जाएगा, चेन को कंटिन्यू कर देगा। प्रॉब्लम ही क्या? अरे चेन को कंटिन्यू कर देगा, प्रॉब्लम ही कहाँ है उसमें? लो कंटिन्यू हो गया, क्या दिक्कत है? अगेन नया चेन बन गया 5 days to 3 days, क्या दिक्कत है? उसी में कंटिन्यूटी हो गया ना। कितनों को समझ में आ रहा है? सर इस वाले टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भी नहीं ना यार। कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कभी कंटिन्यू करने से मना किया है क्या? कंटिन्यू करने से कभी मना किया है क्या? स्टार्ट नहीं करता ये अलग बात, कंटिन्यू करने से कभी मना नहीं किया उसने। ठीक है, वो तो बोलता है मैं तो कंटिन्यू करने वाला ही हूँ। प्रॉब्लम आएगी कहाँ? ये वाला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ तो स्टैंड ही खत्म हो गया। अब बच्चे सोचते हैं सर इधर वाला ये फॉर्क होगा ना, उसमें ऐसे कंटिन्यूटी कर देना सर। अरे पागल, इस फॉर्क में भी एट अ टाइम बना होगा इधर ऐसे। आप क्या समझ रहे हो? उस फॉर्क में ऐसे रखा हुआ है क्या वो फॉर्क? ऐसा नहीं है। तो भाई कॉम्प्लिकेशन है क्या? पता है क्या, जहां तक फॉर्क खुला है ना, गौर करना, यहाँ पे 3 days है ना, तो जहां तक फॉर्क खुला है वहां पे फिर 3 days फ्री रहा होगा। कितने लोग समझ पाए मैंने क्या बोला? जहां तक फॉर्क खुल गया है वहां पे फिर 3 days फ्री रहा होगा। अगर आरएनए प्राइमर, अगर आरएनए पॉलीमरेज को बोले भाई फिर से आ जाओ यार थोड़ा सा, आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। बोलेंगे भाई थोड़ा सा प्राइमर बना दो यार, इस वाले में बना दो, कंजोर एक वाले में बना दो यार, एक वाले में, बस एक वाले में। बोलेगा ठीक है बना देता हूँ, क्या बात, बना देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। उसने यहाँ पे बनाया प्राइमर, और इस प्राइमर का डायरेक्शन क्या होगा? प्राइमर का डायरेक्शन भाई नया चेन बनाया न्यूक्लियोटाइड का 3 days to 5 days to 3 days, सॉरी बेस पेयरिंग करवा दिया होगा, उसमें क्या। हाँ अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नया मॉलिक्यूल आया, नया मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का आया, कॉल करके बुलाना पड़ा, नया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया और इस चेन को कंटिन्यू किया ऐसे यहां से यहां तक, और नया चेन जो बना डीएनए का बना है, और उसका डायरेक्शन आप क्या लिखोगे? 5 days to 3 days। कितनों को समझ में आया कि इस वाले स्टैंड में कॉम्प्लिकेशन है? जैसे जैसे अनवाइंडिंग होता जाएगा तो इस वाले टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो नया चेन बन रहा है डीएनए का उसमें कॉम्प्लिकेशन है। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए फिर से। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक जो मैंने बोला है, क्योंकि बातें और भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने कहा यहाँ तक अनवाइंडिंग जब हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बार अनवाइंडिंग हुआ है, जितना बनाना था डीएनए का, ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक बना, डायरेक्शन 5 to 3 days, ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ बना, डायरेक्शन 5 to 3 days। और जब अनवाइंडिंग हुआ ये चेन कंटिन्यू हो गया 5 to 3 days में। अरे जितना देखो, एक बार नया सेगमेंट ये बना, अगला बार नया सेगमेंट ये बना, दोनों का डायरेक्शन जब नया काउंट करोगे तो नया सेगमेंट काउंट करोगे ना, तो 5 days to 3 days ही रहेगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन पहले, ये वाला सेगमेंट पहले बन चुका था, इसका भी डायरेक्शन 5 to 3 है। जब नया वाला बना तो इधर से नहीं बनेगा आगे, वो यहां से फिर से बनेगा, और उसका भी डायरेक्शन 5 to 3 days ही है। तो अब क्या हो रहा है भाई साहब? आप देखो कि डीएनए के जो ओल्डर दोनों स्ट्रैंड है, मतलब टेम्पलेट, वो दोनों का अपना नेचर है कि वो नया स्ट्रैंड बनवा देगा अपने सामने एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन वो दोनों अपने सामने अलग अलग तरीके से बनवा रहा है। जो टेम्पलेट 3 to 5 वाला है वो तो कंटिन्यू मैनर में बनवा रहा है, और जो 5 to 3 वाला है अनवाइंडिंग का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो कंटिन्यू मैनर में नहीं बनवा पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं घड़ी देखूं, अगर घड़ी देखूं तो आपको क्या लगता है कौन पहले अपना काम पूरा करके बैठ जाएगा? 3 to 5 वाला या 5 to 3 वाला? सभी लोग बताइए चैट में। मैं अगर समय देखूं कौन अपना काम पहले करके बैठ जाएगा? 3 to 5 वाला या 5 to 3 वाला? सभी लोग चैट में लिखिए जल्दी से। थ्री टू फाइव वाला पहले करके बैठ जाएगा, सिंपल है। अब बताइए 3 to 5 वाला पहले करके बैठ जाएगा, ठीक है, और ये बाद में करेगा, समय मेरा आगे बढ़ गया तब तक मैं कंप्लीट किया। क्यों क्या कंप्लीट? आपको समझ में आ गया होगा।
अरे भाई फिर से आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का नया मॉलिक्यूल आएगा, बाइंड करेगा, तब चेन बनेगा। टाइम तो लगेगा ना यार, कंपैरेटिवली टाइम। हाँ ये सब काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, ये एक सच बात है। ये सब काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, ये एक सच बात है। लेकिन मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। कौन पहले काम करके बैठ जाएगा? 3 to 5 वाला, किसको थोड़ा सा समय लग जाएगा? 5 to 3 वाले को। ज्योति बोलेगी माइक ऑन करो, ज्योति बोलेगी माइक ऑन करो। जो काम पहले करके बैठ जाएगा वो आगे आगे चल रहा है या पीछे पीछे? वो आगे आगे चल रहा है। उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड? सर लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड। कौन पीछे पीछे चल रहा है? पीछे पीछे चल रहा है ये 5' to 3'। तो उसको लैगिंग बोलेंगे कि लीडिंग बोलेंगे? लैगिंग बोलेंगे। माइक बंद कीजिए आप। समझ में आया? किसको बोलते हैं लीडिंग, किसको बोलते हैं लैगिंग? समझते चलो ध्यान से, रटना नहीं है। अरे 3 to 5 वाले में कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, वो अपना काम फिक्स टाइम में जल्दी कर लेगा। लेकिन 5 to 3 वाले को थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसी वजह से वो लैग करेगा। लैग का मतलब क्या? काम में थोड़ा पीछे हो जाएगा, अपने काम में थोड़ा पीछे हो जाएगा इस वाले स्टैंड के तुलना में। दोनों ही अच्छा एक बात आपसे पूछा जाता है कि लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड नए स्टैंड के लिए वर्ड यूज करते हैं या ओल्डर के लिए? आंसर इज ओल्डर। अरे वो टेम्पलेट के लिए मैंने वर्ड यूज किया है भाई, ये 3 to 5 टेम्पलेट है, याद रहे। ये 3 to 5 टेम्पलेट है, यहाँ पे भी 5 to 3 टेम्पलेट है, और टेम्पलेट इज ओल्डर स्टैंड, आपको पता है। तो मैंने 3 to 5 वाले टेम्पलेट को लीडिंग बोला और इसको लैगिंग बोला। निशा बोलेगी मैं अगर इन दोनों में से किसी को बोलना चाहता हूँ कंटिन्यूअस स्टैंड और किसी को बोलना चाहता हूँ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, तो किसको बोलूंगा कंटिन्यूअस और किसको बोलूंगा डिसकंटिन्यूअस स्टैंड? 3 to 5 वाला कंटिन्यूअस और 5 to 3 वाला डिसकंटिन्यूअस। माइक बंद कीजिए। इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्टैंड और इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। ठीक है सर जी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि टेम्पलेट का वो स्टैंड जो अपने सामने कंटिन्यूटी में काम कर दे, कंटिन्यूअस स्टैंड, और टेम्पलेट के सामने वो स्टैंड जो कंटिन्यूटी में ना बन रहा हो, उस टेम्पलेट को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। अब सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों ही वर्ड हम लोग टेम्पलेट के लिए यूज करते हैं, कंटिन्यूअस और लीडिंग, डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग, हम दो लोग ये वर्ड टेम्पलेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन कई बार एज पर ऑप्शन, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कई बार एज पर ऑप्शन ये वर्ड हमें न्यू स्टैंड के लिए भी यूज करना पड़ सकता है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? एज पर ऑप्शन, एज पर ऑप्शन। और इतना होशियारी तो मैंने आपको सिखा दिया है कि आप कैसे ऑप्शन रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि अगर कंटिन्यूअस और लीडिंग स्टैंड पूछा है और वहां टेम्पलेट वर्ड नहीं लिखा है, न्यू स्टैंड के बारे में बोल दिया है, तो आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। नहीं होता है बोनस, भाव निकल जाता है न्यू वाले में भी। लेकिन मोर करेक्टली टेक्निकली हम लोग कंटिन्यूअस स्टैंड और लीडिंग स्टैंड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? टेम्पलेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया। अच्छा, ये बातें जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या कि एक टेम्पलेट जो है वो लीडिंग है, एक लैगिंग है। ये बातें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि लैगिंग में डिसकंटिन्यूअस मैनर में डीएनए का नया स्टैंड बनता है, तो आप क्या कहोगे कि डीएनए का फ्रैगमेंट बनता है इनफैक्ट। अरे बोलो यस और नो। अरे इनफैक्ट डीएनए का फ्रैगमेंट बनता है, कहां से कहां देखो, एक डीएनए का फ्रैगमेंट। अरे यार ये क्या, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, ऐसे घेर देता हूं। देखो एक डीएनए का सेगमेंट ये बना, एक डीएनए का सेगमेंट ये बना, और भी बन रहा होगा। तो बताइए क्या है, डीएनए सेगमेंट्स है कि नहीं? अरे बोलो, ये डीएनए का सेगमेंट है कि नहीं? तो आज जो मैं आपको बैठ कर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, कि डीएनए सेगमेंट में बनता है, ये मुझे आंखों से थोड़ी ना दिखता है। समझ पा रहे हो? ये मुझे आंखों से थोड़ी ना कभी दिखा है, और ना ही आपको दिखेगा। पहली बार किसी ने स्टडी किया होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये सर नो? पहली बार किसी ने स्टडी तो किया होगा ना, पता तो लगाया होगा ना, उनको पता तो चला होगा ना किसी भी तरीके से। वो साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, क्या नाम था उनका? ओकाजाकी। तांत्रिक नहीं है, साइंटिस्ट है, नाम से लग रहा है ऐसा कि तांत्रिक होंगे, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार पता लगाया था कि भाई ये तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनता है, तो इसीलिए उन्होंने इस डीएनए के टुकड़े को नाम रख दिया अपने नाम के अकॉर्डिंग।
बोला कि इसको क्या बोलोगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलोगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो आप फ्रैगमेंट्स वर्ड या सेगमेंट्स वर्ड कहाँ यूज करते हो, जहां पर डीएनए 5 to 3 से बना है 3 to 5 से, तो आंसर है जहां पर डीएनए 5 to 3 से बना है। क्योंकि जहां पर डीएनए 3 to 5 वाले टेम्पलेट से बना है वहां पे फ्रैगमेंट में डीएनए बनाया नहीं है ना, कंटिन्यू मैनर में बन गया ना, वहां पे डीएनए कंटिन्यू मैनर में बना है ना, वहां पे टुकड़ों में डीएनए बनाया नहीं है। तो ओकाजाकी ने जो अपना एक नाम देना चाहा, वो नाम उन्होंने किसके लिए दिया है, डीएनए के वो टुकड़े के लिए जो टुकड़ा 5 to 3 वाले टेम्पलेट से बना है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ है, किस टेम्पलेट से बनता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, आंसर इज 5 to 3। कितनों को समझ में आ गया, ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए के किस टेम्पलेट से बनता है, आंसर इज 5 to 3 टेम्पलेट से बनता है। नोट्स में सारी बातें लिखी है, बस आप समझते चलो। यहाँ पे यहाँ तक अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे बोलिए। अच्छा, आगे फिर अनवाइंडिंग खुलेगा, ऐसे काम बढ़ते रहेगा, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक ये सारा काम हो जाता है। इसके बाद ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस समाप्त होता है। डीएनए का नया स्ट्रैंड बनना था, बन गया। यहाँ तक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस समाप्त होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, बाकी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ज्योति, एनी प्रॉब्लम? अतीक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। निशा, एनी प्रॉब्लम? No, sir. रीभा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नोट्स में कुछ एडिशन करना हो डायग्राम में, आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा, बोर्ड वाले बच्चे, वैसे तो आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टर्म 1 में आने वाला है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आने वाला है ना, लेकिन अगर बाई चांस हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, हो सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म में आए। तो देखिए, अगर आप डीएनए के रेप्लिकेशन को पूरा का पूरा अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग आंसर, बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। ये सब चीज हम लोग बीएससी लेवल पर लिखते हैं आंसर थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो आप बोर्ड में क्या करोगे, सुनो ध्यान से, आप बोर्ड में क्या करना, इनिशिएशन और अनवाइंडिंग, उन दोनों ही प्रोसेस को एक कॉमन डायग्राम में दिखा देना। अगर टीचर बढ़िया होगा कॉपी करने वाला, वो समझ जाएगा, ठीक है। अब बचता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप दो डायग्राम बनाना है, एक जो अभी आपको दिख रहा है और एक जो दिख रहा है, ये दो डायग्राम बनाना है। ये दोनों डायग्राम बनाने के बाद अगर आपको समय बच जाए तो आप इन दोनों को केवल थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा डायग्राम बना के भी आ जाओगे, नंबर मिल जाएगा, अगर टीचर अच्छा होगा तो, अगर टीचर कंसेप्चुअल बात करने वाला होगा तो। अदरवाइज टीचर को, हाँ, डायग्राम में लेवलिंग होना चाहिए। डायग्राम में अगर लेवलिंग नहीं है तो नंबर नहीं देगा वो, क्योंकि फिर बिना लेवलिंग के उसको क्या पता चलेगा कि आप लाल वाला क्या बोल रहे हो, पीला वाला क्या बोल रहे हो, उसको थोड़ी ना पता चलेगा। यहाँ पे लाल वाला क्या है, टोपोआइसोमेरेज है, ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला हेलिकेज है, हरा वाला क्या है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये एरो बना दिए, एरो में आउटर और इनर लिखना पड़ेगा, फॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब बातें आप कर दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम इसमें कुछ टेक्निकल बातें करने वाले हैं आपसे, ठीक है, करते हैं। कुछ पीएमटी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो सवाल मैं आपसे लेता हूँ, आप लोगों से आंसर पूछूंगा। आप समझ चुके हो डीएनए के दोनों टेम्पलेट को, अब हम अलग अलग नाम से जानेंगे। 3 to 5 वाले को लीडिंग और 5 to 3 वाले को लैगिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप लीडिंग लैगिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, जो लीडिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस का काम हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्क हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फॉर्क हो रहा है? सभी लोग अपना अपना आंसर चैट में लिखिए। सवाल ये है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन का काम चल रहा है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस का काम चल रहा है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्क हो रहा है या फिर अपोजिट टू द फॉर्क हो रहा है? सभी लोग चैट में लिख दिए, सभी का जवाब सही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्क हो रहा है, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ना।
भाई ये बैगनी वाला क्या है, ये अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है, और मैंने अनवाइंडिंग के डायरेक्शन में आपको क्या सिखाया कि ये आउटर है और ये इनर है, मैंने सिखाया ना भाई। तो फॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा भाई, फॉर्क का डायरेक्शन तो ये वाला गुलाबी वाला जो एरो यही होगा, सॉरी पिंक वाला बैगनी वाला जो एरो है वही होगा ना, जो अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है। तो अनवाइंडिंग के डायरेक्शन में सिंथेसिस चल रहा है लीडिंग पर, तो आप इसमें क्या बोलोगे, लीडिंग में न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्स इन डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग, या फिर क्या बोलोगे इन डायरेक्शन ऑफ, क्या बोलोगे इन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। अरे ठीक है भाई। अच्छा अब सभी लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में नया डीएनए का जो मॉलिक्यूल बन रहा है, बनने का डायरेक्शन आपको पता है, लैगिंग स्ट्रैंड में नया डीएनए का जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है चैट में, इन चैट में इन द डायरेक्शन ऑफ या फिर इन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ। सभी का जवाब सही है, अपोजिट टू। दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ये जो बैगनी वाला कलर है ऐसे जा रहा है और गुलाबी वाला ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, ठीक है। तो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अनवाइंडिंग, that means opposite to the replication fork, opposite to replication fork। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 2 साल पहले पीएमटी में आ चुका है, मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आए थे, कंफ्यूज हो गए थे, वो 2 साल पहले आ चुका है पीएमटी में। आप जानते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है हर 2 साल के बाद, तो ये आने की संभावना है इस साल। फिर से बोल रहा हूँ, लीडिंग स्ट्रैंड में नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्स इन डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, दैट मींस इन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि फॉर्क कैसे बनता जा रहा है। और लैगिंग स्ट्रैंड में नया स्ट्रैंड जो बन रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, दैट मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। भाई आराम आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, बस इतना हमें पता है, हम समझ समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए दोनों स्ट्रैंड में काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट होने के बाद सीन क्या होगा इस पे बात करेंगे हम लोग अगले मीटिंग में। यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है अगर यहाँ तक तो बोलिए। अतीक एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए हरीभा एनी प्रॉब्लम? सर हाँ बोलिए। आप बोले थे कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा लीडिंग और कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ, तो हम लोग नए वाले के स्ट्रेंथ को समझेंगे ना? फिर से बोलना। अगर क्वेश्चन में लीडिंग स्ट्रेंथ और कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ रहेगा तो नए वाले स्ट्रेंथ बना उसको। आप मेरा बात ही गलत समझ लिए, सुनिएगा मैंने क्या बोला, समझ गया आप मेरा बात ही गलत समझ लिए। मैंने ये समझाया कि एक कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रेंथ, ये वर्ड जो है ना, ये दोनों वर्ड कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रेंथ, ये दोनों वर्ड हम लोग टेम्पलेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग वर्ड हम लोग टेम्पलेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा हो कि ये वर्ड मैं टेम्पलेट के लिए यूज कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन वाला खुद ही इसके लिए यूज कर रहा है नए स्ट्रैंड के लिए, तो भी बातें मैच कर जाएगी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि मैंने कंटिन्यूअस और लीडिंग बात टेम्पलेट के लिए यूज किया है, और डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग ये भी मैंने टेम्पलेट के लिए यूज किया है, लेकिन अपोजिट टेम्पलेट के लिए यूज किया है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में खुद लिख रहा हूँ कि न्यू कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में टेक्निकली गलत है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, टेम्पलेट के लिए। या फिर मैं ऐसा लिखूं, द लीडिंग स्ट्रैंड, द न्यू फॉर्मिंग लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आप नया स्ट्रैंड के लिए लीडिंग वर्ड यूज ही मत करो। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला ऐसा लिख दिया है तो आप क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाए। अगर वो पूछा आपसे कि नया लीडिंग स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनता है, तो ऐसा मत सोचने लगना कि लीडिंग स्ट्रैंड पुराना भी होता है क्या, ऐसा मत सोचने लगना एग्जाम में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोनस नहीं होता है। वो बोलेगा मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड नया बनता है और वो
किस डायरेक्शन में बनता है, रेप्लिकेशन के डायरेक्शन में और फॉर्क के डायरेक्शन में या अपोजिट में, तो आप बोल देना कि इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्क। समझ में आ रही भाव मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, तो 3 से 5 ही इसका डायरेक्शन हो गया, फिर 5 से 3 होगा। नहीं 5 to 3 होगा ना। यस सर। अगर नया स्टैंड का डायरेक्शन पूछ देगा, डायरेक्शन में मतलब कि डैश पूछेगा तो 5 to 3 होगा, लेकिन यहाँ पे डैश पूछ नहीं रहा है ना, इन द फॉर्क या अपोजिट टू फॉर्क ये पूछ रहा है आपसे। तो ये सब आप जब मॉड्यूल लगाओगे ना, इसीलिए कहते हैं ना मॉड्यूल लगाना जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आपके मॉड्यूल में नहीं तो मेरे टेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं एग्जाम जाने से पहले। इसलिए कह रहे हैं टेस्ट जितना ज्यादा पेपर लगाओगे ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा पीएमटी वाला कैसे कैसे आपके साथ गेम खेलता है लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बातें करते हैं क्या समस्या है, क्या कोई बताएगा अब क्या समस्या आ गया, फिर समस्या है, बोलो क्या। 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अभी भी प्रॉब्लम रह गया, एक प्रॉब्लम रह गया और ये बड़ा प्रॉब्लम है। कोई बताएगा? डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। लो अगर मैं नया स्टैंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर मैं अब इन दोनों को सेपरेट करके बनाऊं, ध्यान से सुनना, इस पूरे को सेपरेट कर दो और इस पूरे को सेपरेट कर दो। डायग्राम बनाऊं मैं, लो बना रहा हूं अगले पेज पे, अगले पेज पे बना रहा हूं, ध्यान देना। आपको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, तो ये लो, एक तो मैंने क्या बनाया यहाँ पे ओल्डर स्टैंड, और इस वाले का मैंने ओल्डर स्टैंड यहाँ पे बना लो, ठीक है। और आपको पता है ये वाला ओल्डर स्टैंड का डायरेक्शन क्या था, 3 to 5 डैश, और इस वाले का था 5 डैश to 3 डैश, ये आपको पता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि उसके सामने जो नया स्टैंड बनाया मैंने गुलाबी कलर का बनाया लो, और गुलाबी कलर किस तरीके से बनाया आपको पता है ये बात, वैसे तो इधर से इधर बना है 5 डैश to 3 डैश बनाया ना जी। अच्छा, ये भी इधर से इधर बना होगा 5 डैश to 3 डैश, ये लो ये बना है, ठीक है। ये रहा उसका डायरेक्शन 5 डैश to 3 डैश, ठीक है। ये रहा डायरेक्शन 5 डैश to 3 डैश। चलिए आपको पता है कि इसमें यहाँ पे प्राइमर होगा और इसमें यहाँ पे प्राइमर होगा, यहाँ पे प्राइमर होगा, यहाँ पे प्राइमर होगा, सो ऑन। अगले मीटिंग में मिलते हैं और हम आपसे बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या। आप लोग सोच के आइए, आप लोग सोच के आइए और हम आपसे बात करते हैं। ये इसको मैंने ऐसा ये डायग्राम कब बनाया, ऐसा और ऐसा 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए एक से रेप्लिकेशन के बाद, लेकिन एक समस्या रह गई रेप्लिकेशन के बाद। मिलते हैं अगले मीटिंग में और बात करते हैं क्या समस्या रह गई, आप सोच के आइए। अभी अगले मीटिंग में मिलेंगे।